हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हमसे पूछा है व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस, हाउ डू स्टोरेज क्लासेस डिफर फ्रॉम डेटा टाइप्स इन सी, डिस्कस ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास। 8 मार्क्स का है ये। अब सबसे पहले हमें ये चीज समझना चाहिए कि यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस क्या होता है, आखिर ये है क्या चीज और काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। स्टोरेज क्लासेस इन सी डिटरमाइन लाइफ टाइम, स्कोप, विजिबिलिटी एंड डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ये सारी दी हुई है। डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज क्लास एंड डेटा टाइप्स के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑटो आ गया, एक स्टैटिक आ गया, एक एक्सटर्न और एक रजिस्टर आ गया। लेकिन यार ये काम कैसे करता है, तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो प्रोग्राम के चलिए समझते हैं। प्रोग्राम में जाने से पहले एक ऑटो के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। द ऑटो कीवर्ड इन सी लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट्स, मीनिंग द वेरिएबल इज स्टोर इन द स्टैक। अब यार ये स्टैक क्या है, जल्दी से समझाऊं तो एक स्टैक ये बकेट की तरह होता है जो इसमें लीफो मेथड चलता है। अब यार ये लीफो क्या है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। डीपली हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूं। भाई जिस तरह आप प्लेट रखते हैं तो ऐसे गए तो सबसे ऊपर वाली प्लेट पहले आई निकलेगी ना, फिर उसके बाद निकलेगी। तो ये एक लीफो में काम करता है। हाउएवर एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट रूप से यूजिंग ऑटो इज अननेसेसरी बिकॉज ऑल नॉन स्टैक वेरिएबल्स आर ऑटो डिफॉल्ट। देखिए ऑटो इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास लोकल वेरिएबल। तो मैं आपको प्रोग्राम के जरिए फटाफट से समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए आ गए हम VS में। ये एक फंक्शन है void जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन हमने दिया पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस देके मैंने एक ऑटो का फंक्शन दे दिया जिसमें ऑटो इज रिडंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोकल वेरिएबल आर ऑटो बाय डिफॉल्ट। रिडंडेंट मतलब वेस्ट है, मतलब एक तरीके से ये लगा लीजिए रिडंडेंट। राइट क्लिक करके रन कोड करूंगा यहाँ पे मैं, तो 10 और 10 आएगा। मतलब फंक्शन जो है इसकी ये एक 10 है, तो 10 यहाँ पे रिडंडेंट का मतलब अगर समझे तो रिपीटेड टास्क है, मतलब कि ये आपके प्रोग्राम को मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये है इसका ऑटो इज रिडंडेंट, ऑल लोकल वेरिएबल आर ऑटो बाय डिफॉल्ट। भाई मैंने एक फंक्शन पास किया ऑटो पे इंटेक्स पे, अब मैं जितने भी फंक्शन पास करता रहूंगा वो ऑटो में चलते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड एक्स इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड अगेन, मतलब दोबारा अगेन पे अगेन होता है। इफ यू वांट टू वेरिएबल परसिस्ट अक्रॉस फंक्शन कॉल यूज स्टैटिक इंस्टेंट ऑफ ऑटो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्ट मतलब क्या हुआ, रिटेन मतलब बनाए रखना। अपने फंक्शन को बनाए रखने के लिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। इस पे मैंने लाइन पे क्यों जोड़ दिया, क्योंकि अगला मेरा क्या है, स्टैटिक ही है। स्टोरेज हमसे 4 पूछा था ना जी, तो स्टैटिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, ये अपने जो वैल्यू को है बना के रखता है। मतलब परसिस्ट मतलब रिटेन अक्रॉस फंक्शन कॉल्स, लाइफ टाइम एग्जिट्स थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि द फंक्शन काउंटर यूजर स्टैटिक इन काउंट विच रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। यहाँ पे मैं स्टैटिक्स में आ गया हूं, तो यहाँ पे मैं रन करके दिखाऊंगा। तो देखिए 1 2 3 मतलब अपनी वैल्यू को बना के रखेगा। 0 0 के बाद एक 1 1 के बाद 2 3। स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन और इसके में बना के रखता है अपनी कॉल द काउंटर फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्न की। अब यार ये एक्सटर्न क्या आ गया, एक्सटर्न इज अ ग्लोबल एक्सेबल अक्रॉस मल्टीपल पाइप। सबसे इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको मैं दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले आता है ग्लोबल वार। अब ग्लोबल वार का मतलब क्या है, ग्लोबल मतलब आपका जो वेरिएबल मतलब आपका जो कंटेंट है कहीं ना कहीं है और कंपाइलर को पता है, वो आपको कंपाइल करके डिफाइन करके दे देगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपका ये चीज डिफाइन किया है। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैं आपको उस प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक अपना ग्लोबल वार करके 42 दे दिया है और एक फंक्शन में मॉडिफाई ग्लोबल वार और ग्लोबल वार असाइनमेंट ऑपरेटर का 10 कर दिया, मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा ये अब कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट कैसे है, ये क्या चीज है, ये कर्ली ब्रेसेस ये यहाँ पे क्यों आया, तो ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है फ्रेंड आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल वार की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वार का मैंने एक फाइल बना ली है जिसमें मैंने इसका नाम दे दिया है global.c के नाम से। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ग्लोबल वार की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बनाई है, कहां गया main.c, ये एक मैंने फाइल बनाई है एक्सटर्न इंट ग्लोबल वार। एक्सटर्न इज अ योर कीवर्ड, तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉइड मॉडिफाई ग्लोबल वार। और एक मैंने प्रोग्राम मेन फंक्शन में करा कि भैया ये ग्लोबल वार प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन वैल्यू कहां है, ग्लोबल वार उसमें है, लेकिन मॉडिफाई ग्लोबल वार यहाँ पे मैंने दे दिया जो मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई होके ग्लोबल वार प्रिंट हो जाएगी, मतलब 42 और 52 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कैसे, तो ग्लोबल वार हमें पता है कि एक्सटर्न के थ्रू जो है हम कंपाइलर को बता देते कि हमारी वैल्यू कहीं है। तो इसका मैं करूंगा क्या कि
न्यू टर्मिनल पे गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक कोड कॉपी करके रखा है। मैं सिंपली से gcc main.c और global.c, मतलब जो आपके पहले main.c मतलब ये वाली फाइल का जो नाम है यहाँ पे लिखिए, और global.c जो पुराने वाली फाइल का नाम है, और यही अपना -0 और ये सॉरी program.exe का फाइल का नाम दे दीजिएगा। अब इससे मैं बोलूंगा कि प्रोग्राम exe की फाइल जो है, प्रोग्राम exe मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया तो वो रन हो जाए। तो मेरा क्या चीज है, तो मेरे को किसको रन कराना है यहाँ पे, global.c को रन कराना है ना जी। इनिशियल वैल्यू ग्लोबल वार की 42 है और मॉडिफाई होके यहाँ पे 52 आ गई है। तो इसी तरह अपना कुछ एक्सटर्न काम करता है, तो ये भी कुछ स्टोरेज की तरह है। बैक टू द थ्योरी में आए तो देखिए दैट दिस डिक्लेयर द सेम वेरिएबल टेलिंग द कंपाइलर दैट ग्लोबल वार इज ऑलरेडी डिफाइंड समवेयर, मतलब मेरे कहीं ना कहीं है डिफाइंड है। इंट मेन वी सिंपली प्रिंट ग्लोबल वार विच इज एक्सेसिबल ग्लोबली, मतलब कहीं से भी एक्सेस होता है। तो इसी तरह ये तीसरा अपना कुछ स्टोरेज का काम करता है एक्सटर्न की कीवर्ड के थ्रू, जो मैंने आपके प्रोग्राम के जरिए समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर। अब ये क्या है यार, ये भी एक स्टोरेज है। लोकल द ब्लॉक विच इज डिफाइंड लाइफ टाइम एग्जीक्यूट अंटिल ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम प्रोग्राम के जरिए समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वॉइड फंक्शन के नाम से बनाया है, ठीक है। अब रजिस्टर इंट आई पे दे दिया, लेकिन मेरा लूप जो चलेगा जब तक 10 तक रहेगा, मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6, तो कहीं पे सजेस्ट स्टोरिंग्स इन ए सीपीयू रजिस्टर ऑप्शनल, मतलब एक कहीं पे ये मेमोरी एक्यूपाई करेगा। आने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसीलिए एकदम केयरफुली सुनिएगा। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कैसे, ये स्टोरेज है, कैसे स्टोर हो रहा है। तो हमने एक रजिस्टर इंट आई करके दिया है जो अपना ये 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है एक लूप फंक्शन के थ्रू में। तो वहीं पे मैंने एक मेन फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, तो कॉल द फंक्शन कहां पे है, तो ये एक फंक्शन मैंने बनाया है, इंट आई दिया है। तो आई सेटिस्फाई कब तक होगा, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 10 ना हो जाए। पहले 0 होगी, 1 2 3 इस तरह करके ऐसे लूप चलेगा। वैसे मैंने पहले की वीडियो में ड्राई रन करके बताया कि कैसे काम करता है, वही देखेंगे कि देखिए द फॉर लूप प्रिंट्स नंबर 0 to 9 किस लिए है, ये 0 to 9 कैसे है, द मेन फंक्शंस एग्जीक्यूटिंग लूप प्रिंटिंग द आउटपुट, जब तक जो कंडीशन आपने दी है। इंपॉर्टेंट में करें तो डिफॉल्ट इनिशियली गार्बेज वैल्यू, उसका भी है कि गार्बेज वैल्यू कैसे कलेक्ट होती है। इट सजेस्ट द कंपाइलर स्टोर वेरिएबल इन ए सीपीयू रजिस्टर इंस्टेंट ऑफ रैम फास्ट एक्सेस। इट कैन नॉट हैव ए मेमोरी एड्रेस, यू कैन नॉट यूज, एंड आई का रेफरेंस देते हैं मॉडर्न कंपाइलर इग्नोर रजिस्टर ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या चीज है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड डायनेमिक वेरिएबल, गिव सिचुएबल एग्जांपल फॉर ईच। देखिए स्टैटिक वेरिएबल मतलब रिटेन्स आवर वैल्यू, मतलब अपना जो वेरिएबल्स का वैल्यू है वो बना के रखता है स्टैटिक में। और डायनेमिक में क्या होता है, वो चेंज होती रहती है। डायनेमिक जो रन टाइम में पता करेगा कि भैया कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी है मेमोरी और कैसे ऑक्यूपाई करना है। बहुत ही मजा आने वाला है, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, सो इट्स एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट्स वेरिएबल, मतलब एक्ट एक्स कार्य करता है, प्रेसिडेंट्स मतलब बनाए रखता है वेरिएबल को। कैसे, लेकिन अभी बताता हूं मैं आपको। ये एक स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम है जिसमें वॉइड इंक्रीमेंट मैंने एक नंबर दे दिया। अब स्टैटिक वेरिएबल मेरे को पता है कि रिटेन्स इट्स वैल्यू, रिटेन मतलब प्रिसिस्ट इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, मतलब अपनी वैल्यू को जो बना के रखता है। स्टैटिक इन काउंट 0 है तो एक एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब 0 के बाद 1 होगा, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और यहीं पे मैंने फंक्शन पे प्रिंट करके यहाँ पे परसेंटेज दी और ये स्कैनफ करके, इतना तो पता ही होगा आपको। ये जो है अपना, ये अब कौन सा ऑपरेटर है, क्या है, कैसे पता चलेगा, पहले मैंने आपको डिस्कस में बता दिया है तो आपको पता होगा ये क्या चीज है। राइट क्लिक करके अगर रन करूंगा तो देखेंगे 1 2 3 1 2 3 इंक्रीमेंट, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, मतलब एक पैटर्न में आया। तो ये हो गया अपना स्टैटिक्स। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डायनेमिक। भाई यहाँ पे तो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये थोड़ी ना कि कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है डायनेमिक। लेकिन डायनेमिक काम कैसे करता है, इसका हम कैसे हैं, तो डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड डायनेमिकली, यूज malloc एंड रीसाइड यूजिंग relloc। सबसे इंपॉर्टेंट है ये malloc और relloc, ये वाला। द वेरिएबल PTR मतलब पॉइंटर पॉइंट टू मेमोरी इन दी हीप। अब यार ये हीप क्या आ गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विच कैन बी रीसाइड्स डिलॉक्ड ड्यूरिंग रन टाइम, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सारी चीजें क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल और यूज की है stdlib.h लाइब्रेरी। यहाँ पे ये अपना कुछ
किस लिए काम कर रहा है, ये आपका जब मेमोरी एलोकेट होगा डायनेमिकली उसके लिए यूज हो रहा है। पहले इंट मेन मेथड लिखा, अब इंट की यहाँ पे एस्ट्रिक साइन क्या, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या काम करता है, क्या काम करता है, आपके नेक्स्ट मेमोरी को होल्ड करके रखता है। चलिए जी, इतना मान लिया, हमने मान लिया कि इंट की जो मेमोरी होगी वो नेक्स्ट होल्ड करके। अब यहाँ पे मैंने ptr दिया, मतलब पॉइंटर दिया, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कह दिया कि नेक्स्ट मेमोरी जो रहेगी वो इंट की रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन यार ये मेलोक क्या आ गया, मेलोक एक कीवर्ड है, यहाँ पे साइज ऑफ क्या आ गया और इंट क्या आ गया। तो साइज ऑफ मैंने क्यों लिखा, क्या चीज है ये, और मेलोक क्या है, अभी चीजें बताता हूँ। वाई डू वी यूज साइज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जब भी हम फंक्शन लाइक मेलोक कॉल रिकॉल का यूज करेंगे, यू नीड टू सिस्टम हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट। आपको मेमोरी, आपको सिस्टम को मतलब बताना पड़ेगा कि आप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करोगे। द साइज ऑफ ऑपरेटर हेल्प यू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, मतलब पता तो चलेगा कि आप कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करोगे, प्रोग्राम को आपको बताना पड़ेगा इसके लिए। इसी के लिए हम डायनेमिक, यही मतलब हुआ मेलोक, कॉलॉक और रिलॉक का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ दोगे तो वो इंट के लिए जाएगा, साइज ऑफ फ्लोट के लिए और साइज ऑफ केयर के लिए, लेकिन इंट के लिए जो ऑक्यूपाई करेगा वो 4 बाइट, और फ्लोट के लिए 4 बाइट्स यहाँ पे यूजुअली आ गया ऑन मोस्ट सिस्टम, और केयर के लिए 1 बाइट से ये हमेशा यूज होता है। ये चीज दिमाग में एकदम प्रिंट करा लीजिएगा क्योंकि ये हर बार यूज होने वाला है। तो यहाँ प्रोग्राम बैक टू द आए तो मैंने कंडीशन दिया कि अगर पॉइंटर बराबर नल के है तो मेमोरी भैया फेल्ड कर दो, नहीं तो रिटर्न 1 कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रिंट एफ एंटर नंबर करेंगे तो यहाँ पे स्कैनअप मैंने एक दे दिया भैया, नहीं तो उसके बाद क्या करेगा कि यू एंटर्ड, भैया हमने क्या एंटर किया, स्टोर द मेमोरी डायनेमिकली, वो एलोकेटेड मेमोरी। कोई भी मेमोरी लीक या कुछ भी हो फ्री पीटीआर का यूज करते हैं, और रिटर्न 0 करके मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे मैं एंटर 10 करूंगा तो यहाँ पे ये कहेगा कि यू एंटर्ड अ 10, तो देखेंगे कि यहाँ पे यू एंटर्ड अ 10, मतलब ये रन टाइम में ही आपका ऑक्यूपाई करेगा कि आप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डिटेल्स में बताना चाहूं तो स्टैटिक वेरिएबल और डायनेमिक का आप एकदम संक्षेप में पढ़ लीजिएगा कि मेमोरी इज एलोकेटेड स्टैक्स में होता है और यहाँ पे एलोकेटेड इन दी हीप में। अब यहाँ पे एक हीप वर्ड आ गया, तो हीप वर्ड मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले जो मैं बता रहा था कि मान लो सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ये आपके पास स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे अगर मेरे को 4 रिपीट करना है तो 4 तो इसमें भी आ जाएगा, 4 इसमें भी आ जाएगा, लेकिन 4 जब इसमें आएगा ना तो 2 जो है वो बाहर चला जाएगा, मतलब मेमोरी लीक होगा। तो मेमोरी इज एलोकेटेड इन द हीप, लेकिन कहीं ना कहीं पे हीप पे मेमोरी लीक की भी संभावना होती है। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।